हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया है, मजे से तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि एग्जाम का पैटर्न इस साल कैसा होगा। तो इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इस खबर के लिए एक वीडियो आपको तुरंत मिलने जा रहा है। दोस्त, आज क्या लेके आया है सर? आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर बिहार बोर्ड का मॉडल सेट निकल आया है। मैंने बोला अच्छा भाई, मेरे पास भी भेज दो। तो बच्चों ने मेरे पास भेजा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है या नहीं है वो तो बाद की बात है। पहले देखा मैंने, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस कर दूं पहले आपके सामने। तो वही क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने आ गया हूं, जिसे आप बिहार बोर्ड का मॉडल सेट बोल रहे हैं। होगा तो भी ठीक है, हालांकि इस पे कोई लोगो नहीं है। मैंने इसका पीपीटी तैयार नहीं कराया, इसलिए क्योंकि जैसा है वैसा ही आपको दिख जाए। ये ऐसे ही, मतलब कोई विदाउट लोगो है। बिहार बोर्ड ने अगर निकाला होता तो जरूर इस पे लोगो होता। खैर, अगर बिहार बोर्ड ने निकाला है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। आगे आएगा तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी किसी तरह का अपडेट अगर बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन के पर्पज से आता है तो हम तुरंत आप तक उस खबर को पहुंचा सकें। तो प्यारे दोस्त, आइए देखिए, सबसे पहले इस सवाल को देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब कि यहां पर ऑब्जेक्टिव की बात करी जा रही है। सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है आपको। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब कि ये तो खबर का खंडन हो गया कि 42 पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। 70 पूछे जाएंगे, बेहिचक आप खुश रहे, है ना? समझ रहे बात को? दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 70 सवाल पूछे जाएंगे और आंसर करना है कितना? केवल 35, है ना? बड़ा आसान हो गया सर, एक तो तैयारी गजब हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हैव 4 ऑप्शंस, है ना? आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। चारों में से केवल एक करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है ना? समझ रहे हो? मोर देन 1 नहीं है। You have to mark your selected option on the OMR sheet. Answer any 35 questions. कोई भी 35 करना है आपके लिए। हिंदी वाले इंग्लिश के लिए, बिहार बोर्ड से है, मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। तो आइए दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस मॉडल सेट में कैसा दिया हुआ है। क्या आप सभी ने वीडियो बनाया है? तो वीडियो बनाने के बाद आपको कैसा लगा है क्वेश्चन, वही मैं दिखाने वाला हूं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं दोस्त। पहला क्वेश्चन जरा देखिए दोस्त, सभी लोगों को दिख रहा होगा। सभी लोगों को क्या हो रहा हो? सॉरी, 1 सेकंड प्लीज। आइए दोस्त, ये सवाल देखिए दोस्त, ये सवाल आप सभी देखिए, पढ़िए पहले। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अगर क्लास में पढ़े हैं, आपने हमारा पीछे का ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा कंप्लीट देखा है, तो आपको आंसर याद होगा। अगर नहीं देखा है तो भी, अगर क्लासेस भी आपने नहीं करे हैं जहां भी आप पढ़ते थे, तो भी टेंशन में आने वाली बात नहीं है इस सवाल को देख के। सबसे पहले तो आप देखो सारे यूनिट, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी, जो भी यूनिट दिया हुआ है सबका यूनिट कूलम्ब पर केजी है। मतलब यह है कि जो विशिष्ट आवेश होने वाला है, जो स्पेसिफिक चार्ज होने वाला है, यह चार्ज अपॉन मास होने वाला है, आवेश बटा में द्रव्यमान होने वाला है। और वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास, यही Q/M के रेशियो को ही विशिष्ट आवेश बोलो या स्पेसिफिक चार्ज बोलो। इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -11 और ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। भागा दीजिए इसको, और भागा देने के बाद आपको पता चलेगा कि सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है ना दोस्त? तो आपका आंसर नंबर यहां पे हो जाएगा सी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यह सवाल का आंसर पता था। मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर इसको सॉल्व नहीं करने वाला आज, क्योंकि सारे सवाल आपके वीडियोज में पहले मिल चुके हैं। तो मैं बस ये बताने वाला हूं आज कि सही आंसर कौन होने वाला है, सही फॉर्मूला कौन लगने वाला है और आपको कैसे आंसर करने हैं। तो चलिए दोस्त, ये मैं इसको हटाता हूं, अभी अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूं मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त? देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अगर आप विद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना पड़ेगा? वो काम का फॉर्मूला होता है W बराबर, आप चूंकि यहां पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? यहां पर आपको ME दे दिया है, हर जगह ME 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 ME, ये ME नहीं होगा, यहां पर Q होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहां पर सॉरी Q बोल रहे हैं, P होगा, है ना। P क्यों होगा सर? क्योंकि यहां पर आवेश से संबंधित चीजें हैं, तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कह रहा है। देखिए विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में बाबा द्विध्रुव को P से दिखाते हैं, और याद रखिएगा होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर जो मॉडल सेट में दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। ये ना ही विद्युत क्षेत्र का ऑप्शन है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र का ऑप्शन है। भैया अगर ई के जगह पे बी कर देता ना, तो भले कह सकते थे कि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन एगो चुंबकीय द्विध्रुव कह दिया, दूसरा विद्युत क्षेत्र कह दिया, जो कि गलत है। यहां पर ये वाला ही ऑप्शन होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। आपको देखिए ये मैं पहले भी बोला, ये सेट कहीं का भी हो, हमें आंसर सर बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे तो मुझे क्वेश्चन लेने हैं। याद रखिएगा द्विध्रुव को, डाइपोल को, यहां पर देखिए बात को, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। किसी भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो आप कार्य करते हैं, वह कार्य PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। और आपका आंसर हो गया यहां पर बी, चूंकि गलत था यहां पर आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन आर। एंड एप्सिलॉन आर क्या होता है? देखिए भैया एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। बेहिचक आप इस चीज को कर सकते हैं। तो हमारा यहां से ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्त? सी हो गया। कोई दिक्कत है? सारे सवाल कराए हुए हैं, सारे सवाल आपने किए हुए हैं, मजेदार सवाल है, कोई समस्या नहीं है इन सवालों में। देखिए चौथा नंबर सवाल पे आते हैं दोस्त। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर एंड कैपेसिटर इज सेम। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया। अरे आप कैपेसिटर जोड़ो, इंडक्टर जोड़ो, रेसिस्टेंस जोड़ो, एक ही चीज यहां सेम रहने वाली है, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर हिंदी में समांतर क्रम में किसी भी चीज को जोड़िएगा तो वहां पर क्या समान रहेगा? विभवांतर समान रहेगा। और अगर संधारित्र है तो आवेश अलग अलग रहेगा। अगर पूछता कि कौन अलग अलग रहेगा तो उस समय आपका आंसर कौन हो जाता? आवेश हो जाता। ओके माय लॉर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सवाल है, सवालों में तो दम ही नहीं है। ये यार देखो यहाँ पे एगो मतलब गजब कर दिया, इंग्लिश वाला इधर दे दिया, हिंदी वाला इधर दे दिया, पेजे बदल दिया सर। चलो खैर इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। एक तार का प्रतिरोध R है, खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है। अरे व्यास को आधा कर दिए तो लंबाई भी, त्रिज्या भी आधा हुआ होगा, तो तार का प्रतिरोध होगा। सीधी बात को अगर आपने क्या किया, व्यास का आधा कर दिया। देखिए बातें यहां पर सुंदर है। व्यास को आधा किया मतलब क्या कर दिया? त्रिज्या को आधा कर दिया। आप पता करो एरिया कितना किया। एरिया तो मुझे लगता है कि 4 गुना कम कर दिया। एरिया जो है बबुआ कितना कर दिया? 4 गुना कम कर दिया। अब एरिया जब 4 गुना कम हुआ होगा, लंबाई 4 गुना ज्यादा बढ़ गया होगा है कि नहीं? तो जब लंबाई 4 गुना बढ़ गया होगा तो हमारा नया वाला जो प्रतिरोध होगा 4 4 का 16 गुना बढ़ गया होगा। तो आपका आंसर 16R। इंग्लिश मीडियम वाले इसी सवाल को फिर से पढ़ ले, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। पढ़ोगे तुमको आंसर समझ में आ जाएगा। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज R। एक रेसिस्टेंस है वायर का, R है,
अब कह रहा है कि डायमीटर खींच के आधा कर दिया। अरे डायमीटर खींच के आधा कर दिया तो रेडियस भी आधा हो गया होगा, और रेडियस जब आधा हो जाएगा तो आप एरिया निकाल के देख लो, 1/4 हो गया है कि नहीं। आपने पढ़ा है कि किसी भी लंबाई जितना बढ़ाओगे उतना ही एरिया कम होता है। उल्टा बोल लो, एरिया जितना कम होता है लंबाई उतना बढ़ता है। क्षेत्रफल का और 1/4 हो गया, लंबाई 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया होगा। तो जब 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया लेंथ खींचकर, तो आपने तो पढ़ा है कि जब लेंथ को खींचकर n टाइम्स कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम हो जाता है। तो 4 टाइम्स किया, 4 का स्क्वायर 16 टाइम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर। भाई स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है ये होती है, यानी कि अगर किसी के समानुपाती होता है तो वह स्फेयर के रेडियस के, है ना, यानी कि वो गोले की त्रिज्या के। तो यहां पर आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी, रेडियस ऑफ द स्फेयर, गोले की त्रिज्या। और बेहद आसान सवाल था या नहीं था? एकदम आसान सवाल था। ऐसे सवालों में तो आप लोगों ने महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि कई सवाल देखो, ये भी सवाल आपके क्वेश्चन पर वीडियो से ही लड़ गया, जो भी पीछे हमने करा चुका। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी x को छोड़ के वाले तल में होगा, यानी कि y और z वाले तल में होगा। तो सिंपल सी बात है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इन yz प्लेन एंड द आंसर इज सी माय लॉर्ड। क्लियर है? सारे सवाल बेहद आसान है, आपको थोड़ी सी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए जरा, विद्युतशीलता का मात्रक होता है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। विद्युतशीलता परमिटिविटी भैया कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 1, या फिर फैराड पर मीटर भी होता है। तुम देख लो तुम्हारे पास कौन सा है। मेरे तो ये पहले नंबर पे ही लग रहा है, ए नंबर, यहां पे भी ए नंबर। ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब साइलेंट नोट की बात कर रही है विद्युतशीलता, और ये जो परमिटिविटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आप साइलेंट की बात कर रहे हैं, आप साइलेंट नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। मीटर सेतु में तार लगी होती है, एकदम लगी होती है सर। मीटर सेतु तो आप जानते हैं, मीटर सेतु क्या करता है? मीटर सेतु में तार लगी होती है, और वो तार दो चीज की बनी होती है, या तो वो मैंगनीन की बनी होगी या फिर कॉन्स्टेंटन की बनी होगी, या फिर मैंगनीन की बनी होगी या फिर किसकी बनी होगी? कॉन्स्टेंटन की। तो यहां पे ऑप्शन देखो, मैंगनीन है कि कॉन्स्टेंटन, तो आपके पास मैंगनीन है ऑप्शन। द वायर ऑफ अ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ मैंगनीन एंड द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, वेरी गुड। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय प्रेरण बी, चुंबकन की तीव्रता m, यानी कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B and the intensity of magnetization M is given by, and its relation is given by mu naught into H plus M। H plus M। आप एक बात याद कर लो भाई, कि मैंने इस चीज को आपको क्लास में I के रूप में पढ़ाया है, तो उस समय म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच कराया था मैंने। यहां पर आई को एम से रिप्लेस कर दिया, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी। सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, बिहार बोर्ड ने जो भी मॉडल सेट निकाला है सब लगता है ऐसे मेरे वीडियोस देख के ही निकाला शायद। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा है तो वीडियो नहीं देखा, पीछे जाकर वीडियो देख लो, है कि नहीं। और अगर जिन्होंने करंट वीडियो देखा है, जिन्होंने कंटिन्यूअस मेरा वीडियो देखा है, उनको तो मजा आ रहा होगा कि सर सही बोल रहे हैं आप। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब। समांतर दर्पण देखो ऐसे कुछ बात कर रहा है, समांतर दर्पण तो ऐसे ही होंगे, और समांतर दर्पण ऐसे होंगे, इसका मतलब थीटा को बोल रहा है कि जीरो करो, थीटा को बोल रहा है जीरो करो। अब मैंने नंबर ऑफ मतलब प्रतिबिंब का, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस अगर मुझे निकालने होंगे तो मैं क्या करता हूं भैया? एन निकालता हूं, 360 को थीटा से भाग दे देता हूं मैं जीरो से, और आ जाएगा इनफाइनाइट। याद रखिएगा, सलून वगैरह में ऐसे ही लगते हैं जैसे कि हम तेरे बाप रे बाप हजारों मुड़ी बांध रहा था। तो इस तरह से जब भी पैरेलली अगर आपके मिरर रखे गए हैं, अगर आप देखिए कि समानांतर दर्पण रखे गए हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहां ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज इनफाइनाइट। प्यारे अगला देखो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इजी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं तुम्हें कैसा लगता है। गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन, द लैटरल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज m, then the longitudinal magnification will be।
याद रखिए, पार्श्व आवर्धन दिया है, अनुदैर्घ्य आवर्धन पूछ रहा है। पार्श्व आवर्धन अगर m है तो अनुदैर्घ्य आवर्धन उसका वर्ग के बराबर हो जाता है, m स्क्वायर के गुना। भैया मेरे, अगर आपको लैटरल मैग्निफिकेशन दे रखा है और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आपसे पूछ रहा है, देन योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी, m स्क्वायर। m स्क्वायर, रिमेंबर दिस वन। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपको याद रखना होगा प्यारे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे भैया, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम क्या होगा? ओके, स्नेल का नियम तो ये होता है ना? अच्छा सर, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा? ये भी अच्छा सवाल है, मैंने अभी तक वीडियो में ये सवाल नहीं दिया था मैंने, थैंक टू जाली बिहार बोर्ड जो ये क्वेश्चन निकला हुआ है पता नहीं कहां से, लेकिन अच्छा सवाल है, मुझे ये पता करना है कहां से आया। ये देखो, ये वाला कहां होगा? ये सवाल हमारे अभी तक एक भी वीडियो में नहीं था, सो हमें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि नया सवाल मिला हमें। ओके, चलिए, जो भी नया सवाल मिलता है ना, कहीं से भी पकड़ लो, जो भी नया सवाल मिलता है कहीं से पकड़ लो, मुझे सारे सवाल आने चाहिए। अब मैं तुमको बता देता हूं कि म्यू और वेवलेंथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशन होता है, यानी कि μ2 by μ1 की जगह पे तुमको अगर वेवलेंथ सब्स्टिट्यूट करना है तो λ1 by λ2 लिख सकते हो। सो साइन आई बाई साइन आर, μ2 by μ1 की जगह पे क्या रख दोगे? λ1 by λ2। सो सर द करेक्ट आंसर इज बी। सो करेक्ट आंसर इज बी। देख लो भैया, कहीं मैंने मिस्टेक करा तो बता दो, मुझे कमेंट करके बता दो। लाइक किया वीडियो को पूरा? नहीं किए हो? अरे कर डालो यार, कर डालो। अगर तुम लाइक करोगे तभी तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो हम तुमको बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे, और हम तुमको बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे तो तुमको आएगा मजा और नंबर आएगा ज्यादा, है कि नहीं? चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए, 14 नंबर सवाल क्या है सर? किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन्स ड्यू टू व्हाट? है ना? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा रोल इंटरफेरेंस का है, इंटरफेरेंस का, हिंदी में व्यतिकरण का, बट ऑप्शन में व्यतिकरण नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा बहुत और परावर्तन का भी होता है, रिफ्लेक्शन का भी होता है, तो हमें तो वो दिख रहा है, तो हम आराम से बिना सोचे कुछ कर देंगे। लेकिन अगर व्यतिकरण ऑप्शन में होता तो हमको परावर्तन पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, हम क्या कर देते? व्यतिकरण कर देते। तो पानी में अगर बुलबुला चमकता है तो उसका रीजन रिफ्लेक्शन होता है। चलिए दोस्त, अब बढ़े आगे और हमारा हो जाएगा यहां पर काम। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, परस्पर मतलब कि टू कन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कांटेक्ट, द इक्विवेलेंट लेंस इज। अरे दो गो अगर तुमने कन्वेक्स लिया है तो जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी ऑल्सो कन्वेक्स। अगर दो उत्तल लेंस आपने लिया, दोनों उत्तल लेंस को आपने कहीं चिपका दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना मेरे दोस्त, वो भी क्या आएगा? जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उत्तल ही आएगा। सो हमारा यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल, कन्वेक्स। ज्यादा माथा नहीं लगाना, कुछ कुछ सवालों में ज्यादा माथा लगाने की वजह से भी गलतियां हो जाती है। अभी तो हाहाकार मच गया था अभी 1-2 दिन पहले, जब एक पेपर में किसी टीचर ने वो लिख दिया, मतलब पता नहीं कि 42 क्वेश्चन आएंगे, हाहाकार टाइप का मच गया था। सारे बच्चे, मतलब हम भी ग्रुप में डाल दिए थे वो पेपर वाला कटिंग। ये अभी नहीं सस्पेंस खोलना चाहिए था, ये तो सस्पेंस खोलना चाहिए था एग्जाम के दिन। 70 का नाम सुन के तुम लोग एकदम लीनियंट हो जाते हो, एकदम इजी हो जाते हो। अरे यार हो ही जाएगा, 70 में कौन नहीं करेगा? एकदम ऐसा होना नहीं चाहिए यार, 35 ही देना चाहिए। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, बहुत बढ़िया, तो किस रंग के लिए विचलन 7 रंग में टूटता है यार? 7 रंग में टूटता है। सबसे नीचे डिफ्लेक्ट होकर बैंगनी आता है, ऊपर लाल जाता है, तो सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी के लिए होता है। When white light passes through a prism, for which color the angle of deviation for a prism is maximum? तो भाई बैंगनी के लिए होता है। अब याद रखिए भैया, इसमें वायोलेट के लिए सबसे ज्यादा होता है। किसके लिए होता है? वायोलेट। भैया ये आपका वायोलेट, बी नंबर, यस वायोलेट। ठीक है, 17, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सवाल देखो, थोड़ा सा पढ़ो, तुमको खुद गलत लगेगा, पढ़ो जरा। आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र, कैपेसिटेंस ऑफ a spherical conductor of radius r will be capacitance is given by 4 pi epsilon naught into r। बोल भैया हिंदी वाले, हाँ या ना? क्या सर, मुझे तो कुछ नहीं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हिंदी में सुनो। आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र गोल, है ना, तो उसकी धारिता कितनी होगी? तुमने याद कर रखा है? सर हमने तो याद किया इतना, 4 pi epsilon naught into r, और यहाँ पे चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है। अरे आंसर गलत है यार,
आंसर गलत है, आंसर गलत है। यहीं देख के तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने कहीं से उठा लिया इसको और मेरे पास भेज दिया कि सर ये बिहार बोर्ड का है। खैर ठीक है, बट सही आंसर याद रखो। सही आंसर क्या याद रखोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखो। द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय, अच्छा देखो अक्षीय में डबल होता है, अक्षीय में जो होता है वो 2p होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय में क्या होता है। दोनों की कहानियां जो है आपकी समझनी है यहाँ पे कि क्या होगा। अगर आप अक्षीय निकालना चाहते हैं तो अक्षीय में जो आपका सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है पढ़ लो इंग्लिश वाले। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं आपको बता देता हूं, ये ई एक्सियल जो होता है अक्षीय में, इक्वेटोरियल का निरक्षीय का डबल होता है। तो तुमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, एंड इट्स गिवन बाय 2:1। सो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ज्यादा परेशान नहीं होना है, अक्षीय में डबल होता है, निरक्षीय में है आधा होता है ना। चलो ये तो आपका आ गया। सर ये सारे सवाल मुझे आ रहे हैं, अरे मुझे भी पता है तुम्हें आ रहे हैं, और तुम्हें आ रहे हैं इसीलिए तो मैं इसको एकदम इजीली लेके चल रहा हूं। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज देयर इज लॉस ऑफ, किसका लॉस होता है? एनर्जी का, एनर्जी का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? एनर्जी का। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना क्लास में। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्लास में मैंने ये बताया होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो एक बॉडी को एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, और अनचार्ज को जब चार्ज में हम टच कराते हैं तो चार्ज वाले पर से अनचार्ज की तरफ, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर आवेश प्रवाहित होने लगता है, और इस दौरान ऊर्जा का क्षय होता है। और ऊर्जा का क्षय का एक फॉर्मूला भी होता है जो आप लोगों को मालूम है। सो यहाँ पे इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चार्ज का लॉस नहीं होता कभी भी, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। जिनके भी दिमाग में ये वाली बात आई कि सर चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज का कहां, चार्ज तो भैया कहीं ना कहीं से फ्लो कर जाएगा, उसमें दोनों जोड़ोगे तो सेम ही आएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, एनर्जी किसी और चीज में कन्वर्ट कर जाएगा। समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, दरअसल एन रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में किए गए हैं तो उनका हो जाएगा एन आर, ओके। तथा समांतर क्रम में एंड पैरेलल, पैरेलल में भी जुड़े गए, तो अगर पैरेलल में जुड़े गए हो तो हो जाएंगे आर बाई एन। प्रतिरोधों का अनुपात खटाक खटाक एन चला जाएगा ऊपर, एन इंटू एन स्क्वायर। सो आंसर इज बी। ये तुमको तो याद हो गया, ये सारे सवाल मिले हुए हैं, सारे सवाल मैंने करा चुका है, इससे ज्यादा समय इस पे दूंगा नहीं मैं। ये तो मैं बस एक लेके आ गया आपके सामने कि भाई आप लोग देख लो कि मैंने जो भी सवाल कराया है वो सारे आपके इससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मुझे इससे मिलाना नहीं था, मुझे बस आपको ये भरोसा दिलाना था कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है और आगे भी आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पढ़े हो दोस्त, 90 से कम नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। समझ रहे ना बात को। आइए अभी तुरंत हम लोग 2 नंबर वाले सवाल का भी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं एक आध दिनों में। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह के भीतर गिरा हुआ होता है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस विल बी। भैया जी ऐसा कह रहा है कुछ, और इसके अंदर कह रहा है कि यहां पे माइनस क्यू ले लो, यहां पे प्लस क्यू ले लो। ऐसा कर भी दिए तो दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो तुम्हारा भीतरिया क्यू नेट हो जाएगा 0। अब भैया फ्लक्स कहता है कि जो भी फ्लक्स होगा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तुमने कहा क्यू नॉट 0, भैया ले लो 0, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहां पर तुम्हारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये भी लॉलीपॉप सवाल था, क्या था? लॉलीपॉप सवाल था। ऐसे सवालों में तुमको समय नहीं गंवाना, बस सवाल देखना है और आंसर कर देना है। क्यों भाई, क्यों कर देना है? क्योंकि प्रिंस सर के चला वसतोनी के टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही कब होता है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट डिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री। रिमेंबर दिस। कब ज्यादा सेंसिटिव होगा? जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री होगा। यह भी खूबसूरत सवाल है, इसको भी आप कर लो याद। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? चोक कुंडली, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। भैया
चोक कॉइल यही है ना जिसमें रेसिस्टेंस 0 होता है। जी 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 वही। शक्ति गुणांक पूछ रहा है मतलब cos फाई ना सर, एंड cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड। r का वैल्यू आपने 0 बोला, 0 बाई जेड ले लो 0, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 0। बताओ किसी को समस्या है तो बोलो, है क्या? नहीं है ना? पक्का ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है। देख मेरे भाई, मैं तुमको बता देता हूं समान वेग से चलता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है। देखो चलता हुआ आवेश समान रूप से, मतलब कि यहां पर त्वरण क्या है? 0। अरे चल रहा है ना, तो इतना तो दिमाग में बिठा लो कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब तक आवेश त्वरित नहीं होगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आवेश के पास त्वरण आ गया तो स्पेशल चीज आ जाता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। तो आप यहां पर कभी भी विद्युत क्षेत्र मार के मत छोड़ देना, दोनों मारना। हालांकि यहां पर गड़बड़ी दी गई है, समझ रहे हो ना बात को? कोई बात नहीं, आपको सही आंसर आना चाहिए। सही आंसर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है। द लास्ट बैंड ऑन एंड्स ऑफ अ कार्बन रेसिस्टर इज गोल्डन। और गोल्डन जब भी होता है तो इसका टॉलरेंस जो होता है 5% होता है। 5% टॉलरेंस। सिल्वर का 10% टॉलरेंस। और अगर कोई दूसरा कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, खाली जगह है, 20% टॉलरेंस। यहां पे गोल्डन का क्या परसेंट? 5%। तो याद रखिए 5%। भैया जी हो गया। 26 नंबर पे आइए। फैराडे नियतांक का मात्रक। सबसे पहले तो फैराडे क्या है? बहुत लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि सर फैराडे तो संधारित्र की धारिता का मात्रक है। बिल्कुल सही सोचे आप, बिल्कुल सही सोचे आप, वही होता है। तो सर इसका मात्रक पूछ रहा है। फैराडे तो कुछ मात्रक है, खुद मात्रक है, तो उसका मात्रक अब क्या? देखो नियतांक भी लगाया है ये बबुआ, चूंकि ये फैराडे नियतांक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं, इंग्लिश वाले, फैराडे कांस्टेंट क्या है समझो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना अपने अंदर चार्ज रखते हैं, जितना अपने अंदर आवेश रखते हैं, उसी आवेश के मान को कहा जाता है फैराडे नियतांक। तो मोल में प्रति मोल आवेश का मान, तो प्रति मोल आवेश का मान, तो चार्ज बाई मोल, तो हो गया कूलम्ब मोल, कूलम्ब मोल इनवर्स। आंसर नंबर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, कूलम्ब मोल इनवर्स। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल गई। ऐसे आप जानते हैं कि फैराडे बड़ा आवेश का 96,500 कूलम्ब आवेश होता है उसमें। हाँ सर जानते हैं सर, सब जानते हैं हम तो, बढ़िया जानते हैं। शक्ति रहित धारा, ऐसी धारा जिसमें शक्ति ना हो, और ऐसी धारा जिसमें शक्ति ना हो वो तो वही होगा जिसमें cos फाई 0। cos फाई 0 उसी में होगा जिसमें R 0 हो। और देखो शुद्ध प्रतिरोधी में R 0 नहीं होता, तो इसमें तो नहीं होगा। शुद्ध धारितीय, जी हाँ एकदम इसमें हो सकता है। शुद्ध प्रेरक एकदम बढ़िया, ये भी हो सकता है। आंसर देखो A एंड B। जी हाँ, इंग्लिश वाले परेशान ना हो, इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान ना हो। आ जाओ तुम्हारे लिए लेके आते हैं। सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी। कौन सा सर्किट है जिसमें करंट, मतलब वाटलेस करंट होता है? वाटलेस करंट समझ रहे हो ना, जिसमें पावर लॉस ना हो। अब पावर लॉस जिसमें रेसिस्टेंस नहीं होता है ना, उसमें। तो देखो यहां पे क्या कर रहा है कि वाटलेस करंट जो है जिसमें पावर 0 हो, पावर लॉस 0 हो, वो ये नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। आपने पढ़ा है। आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज π/2। दोनों में 90 डिग्री का अंतराल होता है। एगो ऐसे ऐसे जाता है, तो एगो ऐसे ऐसे, है ना? पढ़ाया था ना तुमको, दोनों 90 डिग्री के बीच का अंतराल पे चलता है। आजा भैया, यदि समान फोकस दूरी के 2 लेंस संपर्क में है, समान प्रधान अक्ष पर रखा गया है, समतुल्य फोकस दूरी। भैया जी एकदम सिंपल है।
जो रिजल्टेंट होगा ना 1/f प्लस 1/f होगा, आप उसको 2/f बोल दो और f जो रिजल्टेंट होगा वो r/2 बोल दो। सो हमारा यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। The two lenses of same focal length is placed in a contact of a same principal axis, वही चीज 1/f equal to 1/f plus 1/f 2/f, आंसर इज f/2, आंसर इज f/2। सो इंग्लिश वाले सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए, एक उत्तल लेंस है ऐसा, और यहां पे कह रहा है कि इसको हम काला कर दिए, तो उसके सामने रखी हुई प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा। द अपर हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट विल बी, याद रखिए इमेज तो कंप्लीट बनेगा, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन धुंधला बनेगा। क्या बनेगा, धुंधला बनेगा। मतलब कहने का तीव्रता इसकी घट जाएगी, रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी। बढ़िया सवाल है, ये प्रश्न पूछ सकता है और ये हमारे वीडियो में भी नहीं था, तो जो वीडियो में नहीं था मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उस पर विशेष ध्यान दे दो, ठीक है ना। ये हमारे वीडियो में नहीं था और इसका आंसर आप याद रखें। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। हालांकि वीडियो मैंने बनाया भी नहीं है लाइट का अभी, और बनाऊंगा तो मैं पक्का 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 रहेगा ये सारा सवाल। सॉरी भूल गया था मैं, अभी लाइट का वीडियो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया क्योंकि लाइट क्लास में चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे देखिए, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अभी पिछला लेक्चर मैंने डाला था मानव आंख नेत्र पे, अभी मैंने ह्यूमन आई पे डाला था। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आप सभी को याद होगा 25 सेंटीमीटर, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था उस सवाल में। 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन थिंग एंड दैट इज प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होंगे, निकलेंगे। खूब बढ़िया। अल्फा कण क्या है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, सो इट इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और उसी को हम लोग अल्फा कण बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर, ऐसे होता है ना पीएनपी, ऐसे होता ना भैया, ऐसे होता है हमारा पीएनपी, टिंग टिंग पीएनपी या टिंग टिंग एनपीएन एनपीएन। जंक्शन क्या हुआ, एगो दूगो, जंक्शन क्या हुआ, एगो दूगो, तो हमारा सही आंसर कौन हुआ, दूगो दूगो, है ना। तो ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या 2 होती है। देयर आर 2 नंबर्स ऑफ पीएन जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर। ओके सर। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन भैया जी, 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। ट्रांजिस्टर के लिए धारा गुणांक का मान क्या होता है। ट्रांजिस्टर के लिए धारा गुणांक का मान जो हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा और बीटा में संबंध आपसे पूछ रहा है, अल्फा और बीटा में आपसे संबंध पूछ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर, तप्त धारा एमीटर में, तप्त धारा एमीटर में, यानी कि इन हॉट वायर एमीटर। यहां पर थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, आपको भी डाउट लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे जो विक्षेप होता है, यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिए बस, तप्त धारा एमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है दोस्त, जो डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। रिमेंबर दिस। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, इंग्लिश में द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट इज। आपको तो मालूम है कि पावर फैक्टर निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कॉस फाई का, आर बाई जेड होता है। आर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं आर और जेड मतलब इंपीडेंस, मतलब प्रतिबाधा। एलआर के लिए प्रतिबाधा इंपीडेंस कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और आपके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी। इंग्लिश मीडियम वाले आपका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। इसका आंसर तो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि आपको तो याद है सीधे गामा किरण। गामा किरण की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा की। सबसे कम रेडियो किरण की होती है ना। चलिए 38 के बाद 39 पे आ जाओ। द्रव्यमान संख्या a है और त्रिज्या r है। द रिलेशन बिटवीन मास नंबर a एंड रेडियस r। और इसमें रिलेशन जो होता है ये वाला होता है, आपको याद है
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। और यहां से आप कर सकते हैं कि सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40, ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? द रीजन फॉर एनर्जी फ्रॉम द सन इज, सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है सूर्य से, उसकी रीजन क्या है? और आप जानते हैं बढ़िया से, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। 1 केजी मात्रा के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 1 केजी, बबुआ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी आइंस्टीन वाला जो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, m के जगह पे 1 रखो, c के जगह पे इतना, स्क्वायर करो, 9 × 60 करो, 16 करो, इतना जूल। ऑप्शन में आप देख रहे हैं 13, 15, 17, 20, 16 तो है ही नहीं, तो कौन सा क्लिक करेंगे सर? तो यहां पे देखो ये 9 जो 10 के बिल्कुल करीब है, मतलब कि आप इसको 1 करने के बजाय 10 करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, है ना? तो ये 10 के पावर 17 हो जाएगा उस समय। तो मुझे लगता है कि 10 के पावर 16 से ज्यादा करीब 10 के पावर 17 होगा, तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा 10 के पावर 17, है ना? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 10 के पावर 17। हिंदी वाले आपका भी आंसर सी ही होने वाला है, 10 के पावर 17, ठीक है ना? पश्च अभिनत में कौन सा डायोड कार्य करता है? रिवर्स बायस्ड कौन सा डायोड होता है भैया? ये जेनर डायोड रिवर्स और फॉरवर्ड, जेनर डायोड पश्च और अग्र दोनों में काम करता है। फोटो डायोड बिल्कुल बिल्कुल पश्च में काम करता है, रिवर्स में काम करता है। एलईडी अग्र में काम करता है, फॉरवर्ड में काम करता है। तो ये दोनों मिले जो रिवर्स में काम करते हैं। तो हमारा आंसर यहां डी, ए और सी दोनों हो सकते हैं, ए और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43, नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या? एंड का उल्टा, और एंड का होता है ए एंड बी इक्वल वाई, इसका उल्टा कर दो, ऊपर बार लगा दो, है ना? तो यहां पे देखो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ठीक है। सारे आंसर करते जाओ, बेहद आसान है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ह्यूमन आई इज, कितनी होती है भाई? 1 मिनट होती है। मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर 1 मिनट, अगर आप कहो तो 60 सेकेंड, और अगर आप डिग्री में बोलो तो 0.17 डिग्री। तो तीनों में ढूंढो कौन सा आंसर आपके पास है। हमारे पास आंसर है 60 सेकेंड, आंसर नंबर बी। बहुत फास्ट जा रहे हैं सर, फास्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप केवल आंसर करोगे और आपको सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें पहले वीडियो में मैं करा चुका हूं, है ना? नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी चीज संरक्षित रहती है? द क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियस, ऑल थिंग्स, सारी चीजें यहाँ पे जो भी होंगी तुम्हारे, सारी की सारी संरक्षित होंगी, सारी की सारी कंजर्व होती हैं। चाहे वो आपका चार्ज हो, चाहे वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो आपका लिनियर मोमेंटम हो, हिंदी में आवेश बोल लो, कोणीय संवेग बोलो, रेखीय संवेग बोलो, ये सारे के सारे जो होते हैं कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? देखो अपवर्तनांक किसका अधिक है, इसको पहचानने के लिए एक तरीका है, कौन ज्यादा चमकता है। जो ज्यादा चमकेगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो कांच, पानी, हीरा, अल्कोहल, तो लाजमी है हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। तो हीरा जब ज्यादा चमकता है तो इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा। 2 प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है, कोहेरेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना? 2 sources of light are coherent if their phase difference is always remains constant। हमेशा फेज डिफरेंस इनका क्या होना चाहिए? हमेशा इनका कालांतर क्या होना चाहिए भैया? नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? देखो अर्धचालकों में होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है आपका किसमें? सेमीकंडक्टर में। और जब गर्म करिएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो बढ़िया कंडक्टर बनेगा, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। गर्म करिएगा अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, है ना? और यही अगर कंडक्टर के साथ होता, चालक के साथ होता, तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। इंग्लिश में यही है, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेज, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज। ठीक है दोस्त, देखिए यहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश जो होते हैं किसको लेके स्वतंत्र रहते हैं? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड द चार्ज इज इंडिपेंडेंट। चार्ज का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड दोस्त, N/R इंटू डेल्टा फाई। ये वाली चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो प्रेरित आवेश होते हैं उनका। इसमें देखो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर करता है,
फ्लक्स के परिवर्तन पर करता है, मतलब फ्लक्स के परिवर्तन पर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर करता है। समय इस फॉर्मूला में नहीं है, टाइम इस फॉर्मूला में नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि सर हमारा जो इंड्यूस्ड चार्ज है, जो हमारा प्रेरित आवेश है, वो समय पर निर्भर नहीं करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके संरक्षण पर का परिणाम है? देखो यहां पर सीधी बात है, ऊर्जा का संरक्षण। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो चुंबकीय क्षेत्र भी कहीं कहीं बोलता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें कंजर्व रहता है। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन है और ये दिया हुआ है तो आप इसको आराम से क्लिक कर देना, लेकिन अधिकतर 90% केसेस में केवल ऊर्जा रहेगा, और ऐसे कैसे आप ऊर्जा करोगे जब ये ऑप्शन ना हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों 51, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है भैया, प्रोटॉन का विराम से कोई लेना देना नहीं है, प्रोटॉन वैसे भी विराम में ही होता है, और इसका विराम द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg होता है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 52 नंबर क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 4 डायोप्टर लेंस है, तो देखो जो P होता है 1/f होता है, तो F जो होगा 1/P हो जाएगा। 4 डायोप्टर 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, एंड फोकस दूरी जो होगा, जो फोकल लेंथ होगा 0.25 मीटर हो जाएगा। देखो क्षमता और फोकस दूरी में ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, यहां पर अगर सेंटीमीटर में लोगोगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सामान्य दूरी की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, सामान्य आंखों की क्षमता 4 डायोप्टर, ठीक है। समान समायोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितनी होती है? देखो आप सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता, जो आवर्धन क्षमता होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। ये कब होती है, ये कब होती है? ये जब आपका डी पर बने, मतलब सामान्य समायोजन पर बने, ये जब वस्तु अनंत पर बने, तो हमारा जो अभी के हालात के अनुसार आंसर होगा, वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि जस्ट हमको 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे दे, और वैसे में डी/एफ। लेकिन जब यही चीज अनंत पर बनने लगे तो हमारा आंसर 1 + d/f। ये दो केसेस आ जाते हैं, ऐसे में आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आंसर यहाँ पे बी, ए भी होता है, दोनों ही आवर्धन क्षमता वहीं पे है। अवरोध के किनारे पर प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कभी भी किसी किनारों पर प्रकाश मुड़ता है तो वो डिफ्रैक्शन कहलाता है, वो विवर्तन कहलाता है। ये लाइट में अभी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है। हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? तो याद कर लो, हीरा के लिए क्रांति कोण का मान 24.41 डिग्री होता है। 24.41 डिग्री, ये सब याद करने वाला डाटा है, बिल्कुल मत भूलिएगा। कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी कैसा हो जाएगा? कांच के समानांतर अगर हो जाएगा, कांच भी है और लेंस भी है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, कहीं माध्यम का परिवर्तन होगा नहीं, सीधे रेखा में चला जाएगा, कटेगा नहीं, अनंत पे जाके कटेगा, तो फोकस दूरी कहां पर आ जाएगा तुम्हारा? अनंत पर आ जाएगा। तो कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी अनंत होता है। और अगर तुम इंग्लिश वाले यहां पे देखोगे, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज इनफाइनाइट। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण, बहुत सारे लोगों को ये चीजें याद होगी, मैंने याद करा। पतले प्रिज्म द्वारा ये वाली चीज आपको याद होगी, म्यू -1 × ए एंगल ऑफ प्रिज्म कोण, और म्यू अपवर्तनांक है किसका? म्यू अपवर्तनांक है प्रिज्म का। तो यहां से आंसर हो जाएगा म्यू -1 × ए, यहां पर आंसर नंबर सी। सही चल रहा सब कुछ? चलिए यहां पे 57 के बाद 58, रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में थीटा का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री होता है, मतलब एक पे सभी मर्ज करने चाहिए, थीटा डिग्री होना चाहिए 0 डिग्री। तो ऐसे में जब 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री जब जब होगा तब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब तब रचनात्मक व्यतिकरण होगा। तो 0 यहां है, 2 पाई पे फिर वही आएगा, 4 पाई, 6 पाई। तो यहां पर आपका जो थीटा होना चाहिए वो हमेशा समगुणांक होना चाहिए पाई का, इवन मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हो थीटा = 2n पाई, n के जगह पे कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। समझ रहे ना बात को? चलिए 58 के बाद 59, प्रकाश में एक फोटोन के लिए ऊर्जा की परास क्या होती है? देखो ये याद करने वाली बात है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ऑप्शन में नहीं है सर।
ये ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, करीबी देख लो, करीबी देख लो, आंसर गलत है लेकिन करीबी देख लो, मुझे लगता है कि ये वाला करीबी है, इससे ज्यादा करीबी इसका कोई नहीं है, तो हम आंसर कर देंगे यही, यही रेंज होगा इसका, है ना। बट एग्जैक्ट रेंज ये होता है। प्रकाश के एक फोटोन के लिए द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नोट कर ले इसको। 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है? Which of the following phenomenon supports the particle nature of light? पार्टिकल मतलब भेला फेंकनी का पार फूट गई, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फेंकनी, इलेक्ट्रॉन प्रकाश फेंकनी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। लाइट हमने इंसिडेंट कराया कहीं पे और वहां से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, दिस इज कॉल्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही एक ऐसा फिनोमेनन है जो हमें ये एक्सप्लेन करती है, जो ये प्रूफ करती है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। खूब बढ़िया सर। 61, कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? Which of the following can move a constant velocity in a combined electric and magnetic field? मतलब कहने का साफ है कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए भी बिना किसी मोड़ मुड़ाव के चला जाए, और ऐसा संभव है केवल एक के साथ जिसके पास कोई चार्ज ना हो। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, ये तो मुड़ेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये भी मुड़ेगा। फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, यही वो पार्टिकल है जो बिना मुड़े, बिना किसी विचलन के ऐसे हालात में अचर वेग से गति कर सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिक की खोज किसने की थी? बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। नाभिक की खोज तो की थी रदरफोर्ड ने, जब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, है ना। थॉमसन ने किसका किया था? इलेक्ट्रॉन का। बोर ने तो ये बताया था कि एटम अस्थायी कैसे होते हैं, है ना। पॉवेल भाई साहब का कोई रोल नहीं है यहाँ, पॉवेल भाई साहब यहाँ के हैं ही नहीं, पॉवेल भाई साहब का अलग बात है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए समान हो, है ना। लेकिन चलिए, अप्रॉक्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर द्रव्यमान बिल्कुल नहीं, आवेश अरे तेरी एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता। संवेग जब मास ही बराबर नहीं है तो संवेग कहां से बराबर हो सकता है? ऊर्जा एक यही ऐसी चीज है जो एप्रॉक्स इक्वल होती है, लेकिन कभी भी नहीं बोल सकते हम लोगों की ये भी बराबर होती है। एप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि बराबर होती है, एप्रॉक्स। ये भी मैंने बोल रहा कि एग्जाम होती है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी है द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप बोल सकते हैं करीब करीब एनर्जी, बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा का अंतर से अलग होती है। यहां पर देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे ले लेते हैं। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो आवृत्ति बताना है भैया, ओमेगा के जगह पर कितना दिया? 100 पाई, 100 पाई। ओमेगा के जगह पर क्या होता है? 2 पाई एन, एंड इट्स बी इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई खत्म, 2 से 50 खत्म। देखो आवृत्ति यहाँ कितना आ गया? 50 आ गया। तो भैया यहाँ पर आवृत्ति कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये पाई नहीं होगा भैया, यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पर विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 50। 2 पाई एन पूछ रहा है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये भी दे सकते हो। अगर आपसे पूछे केवल आवृत्ति, तब तो आपने 50 कह दिया, लेकिन यही आपसे पूछता कोणीय आवृत्ति, अगर यहीं पर आवृत्ति की जगह पर कोणीय आवृत्ति पूछ देता, तो कोणीय आवृत्ति का मतलब कि ओमेगा पूछ रहा है, और ओमेगा की जगह पर आपका कितना आया? 100 पाई। तो वैसे हालात में आपका आंसर कौन हो जाता? 100 हो जाता। याद रखिएगा, अगर कोणीय आवृत्ति की बात कर रहा है तो हमारा सही आंसर 100 है, अगर केवल आवृत्ति की बात कर रहा है तो हमारा सही आंसर क्या है? 50 है। चूंकि अब सर यहाँ पे कौन सा हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा करेंगे? देखो, बिहार बोर्ड में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, बिहार बोर्ड में अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में 50 है ही नहीं और यहाँ पे कोणीय भी नहीं लगाया है, तो आपके जहन में यह बात आ जाना चाहिए कि अरे सर एन तो हमारा 50 आया हुआ है और ऑप्शन में 50 है नहीं, यहां तो पाई के टर्म में दिया हुआ है, मतलब कि ये आवृत्ति पूछा है, इसका रेफरेंस कोणीय से ही है, यहां पे ये पूछना कोणीय ही चाहता है। तो आपको उस समय आंसर कौन सा कर देना होगा? 100 पाई कर देना होगा। समझ रहे बात को ना? क्लियर है? अगर आंसर में 50 होता, केवल 50, तो आंख बंद करके 50 कर देना था, क्योंकि यहां पे कोणीय उन्होंने लिखा नहीं है। और अगर आपने कोणीय लिखा भी नहीं है और 50 ऑप्शन में दिया भी नहीं है, मतलब कि आपसे वो आवृत्ति नहीं जानना चाहता है, वो आपसे कोणीय आवृत्ति ही जानना चाहता है, तो आप यहां से आंसर कौन करोगे? 100 पाई। चलिए, सेम है। द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I equal to 50 sin 100 pi t, frequency of AC will be 100 pi। जर्मेनियम का बैंड जो गैप होता है, बैंड गैप होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.7, वहीं सिलिकॉन के लिए 1.1, सिलिकॉन के लिए 1.1, और ये आपके वीडियो में
मैंने दो बार डाल रखा था ये सवाल को। यदि किसी धातु का कार्य फलन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है एक मेटल का 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। एच का वैल्यू जानते हैं 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34, सी का वैल्यू 3 इंटू इतना, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, कटाओ, इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करने के बाद तुम क्या देखोगे कि 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आसपास आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, 5000 आसपास के तुम्हारा आंसर आएगा। इसको कटा लो, स्क्रीन से लेके इसको कटा के देख लेना तुम, 5000 के आसपास से तुम्हारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों रखा जाता है? वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज रिड्यूस एनर्जी लॉस। ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए ऐसा काम हम लोग करते हैं, और वो भी भंवर धारा के कारण से, ईडी करंट के कारण से जो हमारी एनर्जी लॉस होती है, उससे बचने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट करके मोटा बना देते हैं, परतदार बना देते हैं उसको। 68, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहली बात, लेजर क्रिया के लिए लेजर एक्शन नीड्स पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होती है? तो आप इस प्रक्रिया को, ये हमारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने करा था वीडियोज में, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि लेजर क्रिया के लिए कौन सा चीज आवश्यक है? संख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान, देखो अर्धचालक का तापमान गुणांक अल्फा हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां पे आप आराम से इसको बोल लोगे। यही कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर के लिए, कुचालक के लिए 0 होता है, ये याद रखिएगा। कंडक्टर के लिए, चालक के लिए धनात्मक है ना, इंसुलेटर के लिए 0, कुचालक के लिए 0 और अर्धचालक के लिए ऋणात्मक, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। यहां पे सवाल देखो भैया, द रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु कितनी होगी? हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर्स, इट्स एवरेज एज विल बी। देखिए ये होता है, ये आपका अर्धायु है, ये आपका औसत आयु है, ये आपका हाफ लाइफ टाइम है, ये आपका मिड लाइफ है। अब ये कह रहा है कि 1600 वर्ष है, तो हम भागा दे देंगे इसको 0.693 से, तो तुम्हारा मिड लाइफ आ जाएगा, तुम्हारा औसत आयु माध्य आयु आ जाएगा। और ऐसे में तुम जो करोगे, जो ये भाग भूग दोगे, तो तुम्हारा 2300 के आसपास, 2300 समथिंग आएगा। तो तुम कह सकते हो कि भैया 2309 ईयर हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे भैया तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2309 वर्ष। करके देख लो, ये वाली चीजें, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, मोबाइल है तुम्हारे पास, भागा दे लो। तो 70 सवालों का ये था, 70 सवाल आपके हो चुके हैं, और 70 सवालों में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे, 70 सवालों में 65 करीब आपको ऐसे मिले सवाल जो आप लोगों ने वीडियो में कर रखा था। 2-3 सवाल बढ़िया थे जो हमारे वीडियोज में नहीं थे, और मैं उन सवालों की बात कर रहा हूं जो चैप्टर्स मैंने अभी यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव में नहीं कराया है, जो आने वाले दिनों में मैं कराऊंगा। तो रिजल्ट यही निकला कि दोस्तों, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो कंटेंट कंप्लीट देखा है, तो आपको आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है, और जो हम मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन 35, वो तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।